स्वागत है आपका दोस्तों केडीबी लाइव में। मैं हूं फिरदौस गनी। दोस्तों आज हो चुका है बुधवार 11 जून 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार और न्यूज़ की शुरुआत प्रचंड गर्मी से करते हैं, मौसम से करते हैं, मौसम न्यूज से। दरअसल बात यह है कि बिहार का मौसम लगातार करवट ले रहा है। बीते कुछ दिनों से प्रचंड गर्मी पड़ रही है। रविवार और सोमवार के बाद मंगलवार को भी कई जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार चला गया। कल कई जिलों में लू चलने की आशंका मौसम विभाग ने जताई थी। वहीं पर फिर से एक बार मौसम करवट ले सकता है और फिर प्रचंड गर्मी की मार से लोगों को राहत मिल सकती है। जहाँ आपको बता दूं कि बिहार में मानसून की एंट्री अभी नहीं हुई है। जहाँ बंगाल में बिहार के बॉर्डर इलाके पर बीते कई दिनों से मानसून ठहरा हुआ है। जब बिहार में कभी शक्तिशाली पछुआ हवा तो कभी उत्तरी हवा चल रही है, जिससे मानसून परंपरागत समय से लेट ही बिहार आ सकता है। इस बीच मौसम दशाओं के बदलने से फिर एक बार आंधी पानी की स्थिति बनने की आशंका है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज 11 जून से 15 जून तक आंधी पानी का पूर्वानुमान है। इस दौरान मेघ गर्जन के साथ साथ वज्रपात और तेज गति से हवा चलने की आशंका है। बिहार में चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार आज कोसी सीमांचल के जिलों को छोड़ करके बाकी तमाम जिलों में प्रचंड गर्मी पड़ने की चेतावनी जारी की गई है, जिनमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, दरभंगा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज समेत कई जिलों में मौसम करवट ले सकता है। वज्रपात और मेघ गर्जन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पर 12 जून को कोसी सीमांचल के जिलों और फिर भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, खगड़िया में मौसम को लेकर के कोई चेतावनी नहीं है, जबकि अन्य जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम फिर एक बार करवट लेने वाला है। दोस्तों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में बिहार सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। जहां राज्य सचिवालय में सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मोहर लगी है। बैठक में विकास योजनाओं, नियुक्ति प्रक्रियाओं, विभिन्न विभागों की प्रशासनिक स्वीकृति और आर्थिक प्रस्ताव को कैबिनेट की मोहर लगी है। जब बिहार अधीनस्थ खेल भर्ती नियमावली को मंजूरी दे दी गई है। बिहार सरकार की महिला सरकारी सेवकों को उनके पदस्थापना स्थल के निकट ऑप्शन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नीति निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री जनजातीय आवास योजना के तहत जनजातीय समूह के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2-2 लाख रुपए निर्माण का दिए जाने का निर्णय लिया गया है। वहीं पर राज्य कैबिनेट ने युवाओं को सम्मान को बेहतर भविष्य बनाए जाने को लेकर के कौशल विकास प्रशिक्षण 9 केंद्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। जहाँ जल संसाधन विभाग पटना के बख्तियारपुर प्रखंड की गंगा चैनल को बनाए जाने को लेकर के स्वीकृति दी गई है। जहाँ राज्य सरकार ने जन्म मृत्यु रजिस्ट्रेशन अधिनियम को संशोधित करते हुए 2025 नियमावली को मंजूरी कर लिया है। राज्य सरकार ने बिहार गव्य संपर्क भर्ती संशोधन नियमावली 2025 को मंजूरी कर लिया है। दोस्तों अगर आप भी पेट्रोल पंप पर जाते हैं, पेट्रोल भराते हैं, तो अब आपको सतर्क हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि पेट्रोल पंप पर लोगों को चूना लगाया जाता है। क्योंकि ज़्यादातर लोग पेट्रोल भरते हैं तो पेट्रोल भरते समय 0 देखते हैं मीटर, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। हम आपको बताएंगे भी। दरअसल बात यह है कि पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय, पेट्रोल या डीजल भरवाते समय एक आम ग्राहक के मन में हमेशा ये डर रहता है कि कहीं ठगा तो नहीं जा रहा है। जहाँ अक्सर हम अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाते समय या फिर निश्चित राशि का पेट्रोल भरवाते समय बस मीटर पर 0 देखते हैं, जब उसके बाद सिर्फ बढ़ती हुई संख्या पर नज़र रखते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब दरअसल इस 0 के खेल में आपकी कुछ आदतों का फायदा उठाकर के पेट्रोल पंप पर आपको बड़े ही शातिराना तरीके से चूना लगाया जा सकता है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि ये एक 2 रुपये का मामला नहीं है, बल्कि ये आपकी जेब पर लगातार भारी पड़ सकता है। दोस्तों बिहार की सियासत में इन दिनों कई तरह की गतिविधियां देखने को मिल रही है। ऐसे में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, जो एक के बाद एक पोस्ट शेयर करके अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं। इस बीच याद दिला दूं कि 11 जून को लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बर्थडे से पहले तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए एक भावुक पोस्ट शेयर किया है, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन आज है, आज 11 जून को। तेज प्रताप यादव द्वारा शेयर किए गए पोस्ट की विस्तार रूप से बात करें तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव की बड़ी सी तस्वीर शेयर की है। उस तस्वीर के सामने तेज प्रताप यादव हाथों को फैलाए हुए हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि अंधेरा जितना गहरा होगा सुबह उतनी ही नजदीक होगी। इस तरह से तेज प्रताप यादव ने बड़ी बात पोस्ट के जरिए
कह दी है। आपको बता दूं कि तेज प्रताप यादव लगातार लालू प्रसाद यादव के नाम तो कभी छोटे भाई तेजस्वी के नाम पर पोस्ट शेयर करते हुए दिख रहे हैं, जहाँ इधर लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन को लेकर के तेज प्रताप यादव हर साल अपने एक अलग ही अंदाज में पिता लालू यादव को बधाई देते हैं। हालांकि तेज प्रताप यादव को अभी लालू प्रसाद यादव बेघर कर दिया है, न परिवार में रखा है और न ही पार्टी में रखा है। अपराधियों पर हाथ डालने से बिहार पुलिस डरती है। सीएम नीतीश के आवास के पास गोलियां चल रही है, कोई डर नहीं है। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव का। दरअसल बात यह है कि बिहार में खराब हो चुकी कानून व्यवस्था को लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार पर सवाल या निशान लगाया है। उन्होंने कहा है कि 2005 के बाद से बिहार में इतनी हत्याएं हो चुकी है कि अब न सिर्फ दूसरे राज्यों में बिहार सरकार की नाकामी पर बात होने लगी है, बल्कि बिहार में हर दिन इतनी वारदात हो रही है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार भी कुछ नहीं कहा है। वे थक चुके हैं, उनसे अब बिहार को संभालना मुश्किल हो गया है। जी हां, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराधियों का हौसला इतना बढ़ गया है कि विश्वस्तरीय भवन के पास गोलियां चल रही है। सीएम हाउस भी सुरक्षित नहीं है, यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में लोगों पर हमले हो रहे हैं। समझ सकते हैं कि बिहार कितना सुरक्षित है। जब कोलकाता से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा है कि अखबार के पेज लाल हो चुके हैं, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर क्रिमिनल डिसऑर्डर में बदल गया है। जब तेजस्वी यादव ने कहा है कि पुलिस का भय अपराधियों में खत्म हो गया है। पुलिस केवल वसूली में लगी हुई है, गरीबों को पीटने में लगी हुई है, थाने में मारने में लगी हुई है, आम लोगों को परेशान करने में लगी हुई है, लेकिन जो अपराधी है उनसे ये डरते हैं। तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार के 20 साल और फिर मोदी सरकार के 11 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि इतने साल गुजरने के बाद भी बिहार में न रोजगार मिला, न पलायन रोकने में सफलता मिली, न शिक्षा में भी हम सबसे पीछे हैं। दोस्तों, बिहार के इस जिले में 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों कई जिलों में सड़क और फिर पुल का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में लोगों को कई तोहफे दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक और 4 लेन का निर्माण होने वाला है। दरअसल बिहार के खगड़िया जिले में 4 लेन का निर्माण हो रहा है। जहाँ शहर के हृदय स्थली राजेंद्र चौक से बखरी बस स्टैंड तक जल्द 4 लेन सड़क का निर्माण होगा, जिससे लोगों को बड़ी सहूलियत मिलेगी। दोस्तों, बिहार में महिलाओं की लॉटरी लगी है, जब सरकार लाखों रुपए दे रही है। दरअसल बात यह है कि केंद्र सरकार हो या फिर देश के अलग अलग राज्यों की राज्य सरकारें महिलाएं सशक्तिकरण के लिए सभी भरसक प्रयास करती है। अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से महिलाओं को सामाजिक स्तर पर बराबरी का भागीदार बनाने के लिए और उनके जीवन को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए सरकार योजनाएं लेकर के आती है। हाल ही में बिहार सरकार की ओर से योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार की ओर से महिलाओं के खाते में 1 लाख रुपए भेजे जाते हैं। दरअसल बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। सरकार की ओर से नारी शक्ति योजना भी चलाई जा रही है। इस योजना के जरिए सरकार उन महिलाओं को लाभ देती है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि सरकार की ओर से संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी एग्जाम का प्री निकालने वाले महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। सरकार ने बीपीएससी प्री क्लियर करने वाली 2955 महिलाओं को 50,000 रुपए दिए हैं, तो फिर वहीं पर यूपीएससी प्री क्लियर करने वाली 102 महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए हैं। अगर आप भी बिहार से हैं और यूपीएससी प्री क्लियर कर देती हैं, तो फिर आप भी 1 लाख रुपए की हकदार हो जाएंगी। आपको बता दूं कि यह योजना सिर्फ और सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए ही है, जहाँ सरकार की ओर से महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए और उन्हें पढ़ाई के लिए सही अवसर मिल सके, इसमें योगदान देने के लिए सरकार ने नारी शक्ति योजना शुरू की है। इस योजना में वे लड़कियां महिलाएं ही आवेदन कर सकती हैं जो बिहार के अस्थायी नागरिक हो। दोस्तों, लालू यादव ने बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। इसके बाद नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर पलटवार किया है। जेडीयू ने कहा है कि जंगल राज के सम्राट महाराजा धीराज लालू यादव का नीतीश कुमार के सुशासन राज पर क्राइम बुलेटिन जारी करना बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मजाक है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता नवल शर्मा ने कहा है कि कानून व्यवस्था को अपने पैरों की जूती से पर रखने वाले लोग आज बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो लोग अपने जमाने में खुद अराजकता के क्रिएटर थे, वे आज प्रवचन दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अपने शासनकाल पर लगे जंगल राज के ठप्पे को हटाने की व्याकुलता में लालू यादव जी को इस बात का भी इल्म नहीं है कि
कि जब वे कानून व्यवस्था पर मुंह खोलेंगे तो लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। जेडीयू बिहार के प्रवक्ता नवल शर्मा ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर पॉलिटिकल प्रहार करते हुए कहा कि विकास और फिर सुशासन ये दो ऐसे फ्रंट हैं जहां कोई भी अंधा व्यक्ति ही लालू यादव और फिर नीतीश कुमार की तुलना कर सकता है। एक दौर वह भी था जब पूरे देश में बिहार की डरावनी छवि बनी हुई थी। बिहार की पहचान नरसंहारों, अपहरण, बाहुबलियों, हत्या और फिर लड़कियों के साथ गलत काम होती थी। शहाबुद्दीन, साधु यादव, सुभाष यादव, शिल्पी गौतम हत्याकांड और भी कई सारे उन्होंने चीज गिनाए हैं। दोस्तों बिहार में टीचरों की बल्ले बल्ले हो गई है क्योंकि वेतन को लेकर के नया अपडेट सामने आया है। जब बिहार के सरकारी स्कूलों में काम कर रहे 1.5 लाख से ज़्यादा शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। अब सरकार शिक्षकों के वेतन से जुड़ी हुई पुरानी दिक्कतों को दूर करने जा रही है। स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों के बाद शिक्षकों से वेतन की शिकायतें ली जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के बड़े अधिकारी डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने जिम्मेदार अफसरों को तैयारी करने को कहा है। इस प्रक्रिया में शिक्षकों के वेतन की दोबारा जाँच की जाएगी और फिर जिनका वेतन बाकी है उन्हें वह पैसा भी दिया जाएगा। बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि शिक्षकों को वेतन की गड़बड़ी और फिर सेवा की निरंतरता का फायदा मिलेगा। अब करीब 3 महीने बाद सरकार ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि पुराने मामले जल्दी सुलझाए जा सके। दोस्तों बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल पशुपति पारस की पार्टी लोजपा जल्द ही राष्ट्रीय महागठबंधन में शामिल हो सकती है। जब कहा जा रहा है कि अगले 5 से 7 दिनों में इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो जाएगी। आपको बता दें कि एनडीए से नाता तोड़ने के ऐलान के बाद पशुपति पारस ने महागठबंधन खास करके आरजेडी से नजदीकियां बढ़ा ली है। लालू यादव से मुलाकात को लेकर के पशुपति पारस ने कहा कि उनसे हमारा पुराना और पारिवारिक रिश्ता है। महागठबंधन में शामिल होने को लेकर के लालू प्रसाद यादव से कई बार बातचीत हो चुकी है। मीडिया से बातचीत करते हुए पशुपति पारस ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। पशुपति पारस ने कहा है कि अगर चिराग पासवान इतने लोकप्रिय और बड़े नेता हैं तो कुशेश्वर स्थान और फिर तारापुर सीट पर हुए उपचुनाव में अपनी पार्टी को क्यों नहीं जिता पाए। दोनों सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। 2020 के विधानसभा चुनाव में रामविलास पासवान के निधन पर सहानुभूति वोट डाले गए थे। दोस्तों देश का पहला 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर के तैयार हो गया है। आपको बता दें कि राजधानी पटना और फिर इसके आसपास के इलाकों को जून महीने में सड़क और फिर पुल के क्षेत्र में कई बड़ी सौगात मिलने जा रही है। पथ निर्माण विभाग की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाएं बनकर के तैयार हो गई है, जिनका उद्घाटन इसी महीने सीएम नीतीश कुमार करेंगे। जब विभाग ने उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से औपचारिक तिथि मांगी है। जब सबसे पहले 11 जून को बहुप्रतीक्षित अशोक राजपथ डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन होगा। यह अशोक राजपथ पर बनने वाले 2 लेन डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर बिहार का पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे पूरी तरीके से 1 वे ट्रैफिक सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया है। जहां ऊपरी डेक की लंबाई 2.2 किलोमीटर है, जो कि कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक जाएगी। वहीं पर निचला डेक 1.5 किलोमीटर लंबा है, जो कि पटना कॉलेज को गांधी मैदान से जोड़ता है। यह दोनों लेयर की चौड़ाई 8.5 मीटर रखी गई है। इस कॉरिडोर के खुलने से गांधी मैदान, एनआईटी, पीएमसीएच, पटना कॉलेज और साइंस कॉलेज जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाम की समस्या दूर हो जाएगी। साथ ही साथ गंगा पथ, कृष्णा घाट और फिर पटना सिटी से संपर्क मजबूत होगा। आने वाले समय में इसे पीएमसीएच के मल्टी लेवल पार्किंग से भी जोड़ा जाएगा। विभागीय मंत्री नितिन नवीन ने हाल ही में निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि काम अंतिम चरण में है। दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले एनडीए के सहयोगी दलों चिराग पासवान ने एक बार फिर से रंग दिखाना शुरू कर दिया है। हालांकि चिराग पासवान के एजेंडे को भाजपा, जेडीयू और फिर अन्य सहयोगी दल के नेता समझ रहे हैं। चिराग पासवान ने 8 जून को आरा की रैली में बिहार की 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह करके अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है। इसके बाद सहयोगी दल के नेताओं के कान खड़े हो गए। मोदी के विश्वास पात्र और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान के हिडन एजेंडे को आउट कर दिया है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की हवा निकाल दी है। बिना नाम लिए हुए जीतन राम मांझी कहते हैं कि जो मजबूत होता है वह बोलता नहीं है। जब मुझे पता चला है कि काफिले में 20 गाड़ियां रखी जाती है, जिसमें 10 गाड़ियों में नारा लगाने वाले लोग होते हैं। जब पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चिराग पासवान का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारों में बहुत कुछ कह गए। एनडीए की सहयोगी जीतन राम मांझी ने कहा कि जो मजबूत होता है वह बोलता नहीं है।
जो कमजोर होता है वही बोलता है। जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान की लोकप्रियता की पोल खोलते हुए कहा कि मुझे पता चला है कि साथ में 20 गाड़ियां रखी जाती है जिसमें 10 गाड़ी नारा लगाने वालों का होता है। जीतन राम मांझी इतने भर से नहीं रुके, उन्होंने 2024 में हुए बिहार विधानसभा उपचुनाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इमामगंज विधानसभा उपचुनाव में कुछ लोग बोल करके चुनाव प्रचार में नहीं आए, ये बात एनडीए के सभी नेता जानते हैं। जब मांझी ने कहा कि हम लोग ऐसे लोगों में शामिल नहीं हैं। दोस्तों, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट की को लेकर के मंजूरी मिल गई है। सीमांचल और कोसी के 3 जिलों से ये एक्सप्रेस वे गुजरेगा। दरअसल बात है कि सिलीगुड़ी से कोसी और सीमांचल के 3 जिलों किशनगंज, अररिया और सुपौल से गुजरने वाले गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे के अलाइनमेंट को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। जब कुल 526 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे उत्तर बिहार के सीमांचल और कोसी क्षेत्र के 3 प्रमुख जिलों किशनगंज, अररिया और सुपौल से होकर के गुजरेगा। इस परियोजना के तहत अब भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे जमीन की नापी और फिर मुआवजा निर्धारण का काम आगे बढ़ेगा। इस एक्सप्रेस वे के निर्माण से खास करके किशनगंज जिला को सीधा लाभ मिलेगा, क्योंकि इसका करीब 55 किलोमीटर हिस्सा इसी जिले से होकर के गुजरते हुए पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में जाकर के मिल जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन और भूमि अधिग्रहण विभाग को निर्देशित किया गया है कि वे जल्द से जल्द संबंधित गांव की पहचान करके अधिग्रहण की औपचारिकताएं पूरी करें। आपको बता दूं कि सिलीगुड़ी गोरखपुर एक्सप्रेस वे का निर्माण सामरिक और फिर आर्थिक दृष्टिकोण के अलावा रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों के को मुख्य भूमि से जोड़ने वाला चिकन नेक नामक पतला गलियारा 2 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ा हुआ है, जो एक तरफ पूर्णिया से किशनगंज होते हुए तथा दूसरा अररिया से किशनगंज के ठाकुरगंज होते हुए गुजरती है। चूंकि ये इलाका जहां एक तरफ बांग्लादेश तो दूसरी तरफ नेपाल देश के बीच अवस्थित है, इसलिए इसे अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है और फिर यही संकरी पट्टी देश के शेष भागों को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ती है। अब इस नए एक्सप्रेस वे के बनने से ये तीसरा वैकल्पिक मार्ग होगा, जो चिकन नेक क्षेत्र में आवागमन को अधिक मजबूत और फिर निर्बाध बनाएगा। इस परियोजना का निर्माण ग्रीनफील्ड मॉडल पर किया जाएगा, यानी कि ये पूरी तरीके से एक नई सड़क होगी जो मौजूदा सड़कों से अलग रूप विकसित हो जाएगी। इसके यातायात की निर्बाधता बढ़ेगी और फिर भारी वाहनों के आवागमन में सहूलियत होगी। इसके साथ ही इस क्षेत्र में औद्योगिक निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बेहतर कनेक्टिविटी व्यापारिक गतिविधियों को बल देती है, बढ़ाती है। कुल मिलाकर के गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे उत्तर बिहार और फिर उत्तर पूर्व भारत के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधारशिला साबित होगी। दोस्तों, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के तहत विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के 1308 परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। ये योजना डबल इंजन सरकार की उस प्रतिबद्धता का प्रतीक है जिसके अंतर्गत कमजोर समुदाय को सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रही है। उन्होंने बताया है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 29 अप्रैल 2025 को जारी पत्र के माध्यम से बिहार राज्य को इस योजना में शामिल किया गया है। सम्राट चौधरी ने बताया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग ने राज्य के 10 जिलों बांका, कैमूर, भागलपुर, गया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, पूर्णिया, सुपौल और नवादा में सोरिया, पहाड़िया एवं सावर जनजाति के परिवारों को चिन्हित किया गया है, जो इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होंगे। दोस्तों, नीतीश सरकार ने जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का जो नियम है वो बदल दिया है। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रेशन नियमावली 2025 को लागू करने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। यह संशोधन साल 1999 में लागू पुराने नियमों को पूरी तरीके से बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह सरकार का दावा है कि ये नई नियमावली प्रक्रिया को आसान और तेज डिजिटल बनाएगी। इस नए नियम के तहत अब जन्म और फिर मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत सचिव के स्तर पर ही जारी किए जा सकेंगे। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों को प्रखंड या फिर जिला मुख्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आम लोगों को समय पर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना और फिर प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना है। यदि किसी बच्चे का जन्म होने के 30 दिन के भीतर आवेदन किया जाता है तो फिर पंचायत सचिव सीधे जन्म प्रमाण पत्र जारी कर सकता है। अगर आवेदन 30 दिन के से 1 साल के भीतर किया गया तो फिर प्रखंड संख्यांकी पदाधिकारी की अनुशंसा पर ही प्रमाण पत्र बनेगा। पीएम मोदी मेरी जान भी मांगेंगे तो फिर मैं दे दूंगा, ये कहना मेरा नहीं बल्कि ये कहना है
आरजेडी गठबंधन में शामिल मुकेश सहनी का। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव को लेकर के लगातार जारी बैठकों के दौर पर जहां पर एनडीए खेमा चुटकी लेने में जुटी हुई है, तो वहीं पर दूसरी ओर वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने निषाद समाज के लिए आरक्षण की डिमांड कर दी है। मुकेश सहनी ने यहां तक कह दिया है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में निषाद समाज को आरक्षण देते हैं तो वे उनके लिए प्राण भी दे देंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें पीएम मोदी से निषाद समाज के लिए आरक्षण की कोई उम्मीद नहीं है। मुकेश सहनी ने ये बातें बीजेपी की ओर से वीआईपी के लिए दरवाजे खोलने के सवाल पर कही है। जब पत्रकारों ने वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी से पूछा है कि बीजेपी कह रही है कि वीआईपी के लिए एनडीए गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि सबसे पहले वे आरक्षण दें। अगर वे आरक्षण देते हैं तो फिर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। जब पश्चिम बंगाल में निषाद समाज को आरक्षण, दिल्ली में आरक्षण है, तो फिर बिहार में क्यों नहीं है भाई? बिहार में भी होनी चाहिए। दोस्तों, पटना में महिला सुरक्षा और सुविधा को लेकर के शुरू की गई पिंक बस सेवा अब तेजी से लोकप्रिय हो रही है। बीते 16 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुभारंभ की गई पिंक बसों की सेवा गांधी मैदान से दानापुर रूट पर चलाई जा रही है। खास बात यह है कि इन बसों में महिला चालक और फिर उप चालक की तैनाती की गई है, जिससे सफर के दौरान महिलाओं को न सिर्फ सुरक्षित माहौल मिलता है बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। जो आपको बता दें कि बिहार राज्य पथ परिवहन निगम अब इन बसों के मासिक पास को लेकर के खास पहल कर रहा है। परिवहन अधिकारी रवि नारायण के अनुसार अब छात्रों के लिए स्कूल कॉलेज परिसर में ही कैंप लगा करके पिंक बस पास बनाए जाएंगे। ये व्यवस्था इसी सप्ताह से शुरू की जा रही है ताकि छात्रों को बार बार डिपो जाने की जरूरत ना पड़े। आपको बता दें कि पिंक बस सेवा सिर्फ पटना तक ही सीमित नहीं रही, अब ये सुविधा मुजफ्फरपुर, भागलपुर और पूर्णिया में भी शुरू कर दी गई है। इन शहरों की महिलाएं और छात्राएं अब डिपो जाकर के सीधे पिंक बस पास बनवा सकती है, जहां बस पड़ाव इंचार्ज को ये जिम्मेदारी दी गई है। खबर ये बिहार से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी और अल्पसंख्यकों को लेकर के सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरे उत्तर प्रदेश में दरगाहों, मदरसों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और फिर गिरजाघरों जैसे धार्मिक स्थलों के बाहर चौपाले आयोजित करेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरा होने पर मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग का पहुंच बनाने के लिए अल्पसंख्यकों का पैगाम मोदी के साथ मुसलमान विषय पर सभी महानगरों में सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों की शुरुआत 11 जून से होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे केस में नए नए खुलासे हो रहे हैं। इस बीच राजा रघुवंशी केस में बड़ा खुलासा हुआ है, जिसके अनुसार शादी के 3 दिन बाद ही सोनम ने राजा को मारने की साजिश रची थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब पुलिस के हाथ सोनम राज कुशवाहा के बीच हुई चैटिंग हाथ लगी। इस चैटिंग को देख करके हर कोई हैरान है। दरअसल चैटिंग में सोनम अपने कथित प्रेमी राज कुशवाहा से शादी के 3 दिन बाद ही राजा के मर्डर की योजना बनाई थी। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह यह थी कि शादी के बाद सोनम को राजा रघुवंशी का उसके नज़दीक आना अच्छा नहीं लग रहा था। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चैटिंग में सोनम ने राज कुशवाहा से इस बात का जिक्र भी किया था कि राजा उसके करीब आने की कोशिश कर रहा है, जो उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। यही वजह है कि राजा को रास्ते से हटाने के लिए सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर के मेघालय जाने की योजना बनाई है। फिलहाल सोनम यूपी की गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर चुकी है। हालांकि अभी मेघालय पुलिस सोनम को शिलांग लेकर के जा रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा रघुवंशी सोनम की शादी मध्य प्रदेश के इंदौर में 11 मई को हुई थी, जिसके बाद नवविवाहिता जोड़ा 20 मई को घूमने के लिए मेघालय के लिए निकला था। 23 मई को अचानक से लापता हो गया था। दोस्तों, एक ताज़ा रिपोर्ट्स के अनुसार इस्लाम धर्म न केवल दुनिया का दूसरे अब सबसे बड़ा धर्म बन चुका है, बल्कि ये सबसे तेजी से बढ़ने वाला धार्मिक समुदाय भी बन गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार साल 2010 में मुस्लिम आबादी 170 करोड़ थी, जो 2020 में बढ़कर के 200 करोड़ बढ़ गई है, यानी कि महज 10 वर्षों में 30 करोड़ की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2010 से 2020 के बीच मुस्लिम आबादी में 21% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि इस दौरान अन्य सभी धर्मों की औसत वृद्धि दर सिर्फ 10% रही। ये आंकड़े ये दिखाते हैं कि इस्लाम दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि इस दौरान हिंदुओं की वैश्विक आबादी में हल्की गिरावट देखी गई है। 2010 में हिंदू धर्म का हिस्सा वैश्विक संख्या में 15% था, जो 2020 में घट करके 14.9% रह गया है। आज की तारीख में दुनिया की कुल आबादी का हर चौथा व्यक्ति मुस्लिम है, यानी कि मुस्लिम समुदाय की संख्या इतनी अधिक हो गई है कि इसका प्रभाव भविष्य में दुनिया की जनसंख्या संरचना, संस्कृति और फिर राजनीतिक पर
गहरा असर डाल सकता है। जब पीयू रिसर्च की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत की कुल जनसंख्या 166 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है। इस अनुमान के मुताबिक हिंदू आबादी 130 करोड़ होगी, वही भारत में मुस्लिम जनसंख्या 31 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसका मतलब यह है कि 2050 में दुनिया भर की कुल मुस्लिम आबादी का करीब 11% हिस्सा अकेले भारत में होगा। इस तेजी से बदलती जनसंख्या संरचना का प्रभाव सामाजिक, सांस्कृतिक और फिर राजनीतिक चर्चाओं पर गहरा पड़ सकता है। जनसंख्या की बदलाव नीतियों, संसाधनों के वितरण और फिर सामाजिक सामंजस्य जैसे मुद्दे पर भी असर डाल सकते हैं। दोस्तों, बिहार के 4 लाख महिला कर्मियों के लिए खुशखबरी आई है। दरअसल बात है कि राज्य की यानी कि बिहार की नीतीश सरकार सरकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले महिला कर्मियों को उनके कार्यालय के निकट आवास की सुविधा देगी। जब सरकार की इस योजना का लाभ महिला टीचर, महिला सिपाही, पंचायत से सचिवालय तक में कार्यरत महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी निजी मकानों को चिन्हित करेगी और फिर उनके साथ लीज अग्रीमेंट करेगी। जब सरकारी महिलाओं को किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो उसका निराकरण संबंधित अनुमंडल के एसडीओ करेंगे। जब सरकार की इस योजना का लाभ राज्य में कार्य करने वाले 3.5 लाख से 4 लाख महिला कर्मियों को मिलेगा। दोस्तों, मोदी सरकार के 11 साल हो गए हैं सत्ता में आए हुए केंद्र में। इस 11 साल में किन मोर्चों पर सफल और कहां विफल रहे, सर्वे में ये बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। और साथ ही साथ ये सर्वे में ये भी बताया गया है कि 2029 में पीएम जनता किसे पीएम बनाएगी। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने 11 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद सरकार और पार्टी नेता और फिर उसके नुमाइंदे लोगों के बीच में जाकर और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले 11 सालों का लेखा जोखा देते हुए तारीफ में पीठ थपथपा रहे हैं। लेकिन जनता इन 11 सालों में हुए कामों में कितनी खुश है, इस सवाल का जवाब भी अब सामने आ गया है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सी वोटर ने एक सर्वे किया जिसमें लोगों से पूछा गया है कि वे मोदी सरकार के काम से कितना खुश हैं। सर्वे में ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतगर्द के खिलाफ मोदी सरकार की कार्रवाई, महंगाई और फिर बेरोजगारी को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों जैसे मुद्दों पर भी लोगों की राय ली गई है। इतना ही नहीं, सर्वे में यह भी पूछा गया है कि क्या वे 2029 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। सी वोटर के इस सर्वे का रिजल्ट अब सामने आ गया है। इसमें क्या कुछ निकला है, किन मोर्चों पर मोदी सरकार ने अच्छा काम किया है, कहां मामला खराब है, चलिए बताते हैं आपको, जानते हैं इस मामले पर। दरअसल सर्वे के मुताबिक जब लोगों से पूछा गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और फिर दहशतगर्द के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार का प्रदर्शन कैसा रहा, तो 53.9% लोगों ने इसे बेहतरीन बताया है, जबकि 13.4% लोगों ने इसे अच्छा और 12% औसत और फिर 16.5% लोगों ने इसे खराब बताया है। यानी कि करीब 67% लोगों ने राष्ट्रीय सुरक्षा और दहशत के खिलाफ लड़ाई में मोदी सरकार के काम पर संतोष जताया है। इसी तरह एक और सवाल में जब जनता से पूछा गया कि क्या मोदी सरकार महंगाई पर काबू पाने में सफल रही है, तो इसके जवाब में 26% लोगों ने सरकार के प्रयासों को बहुत सफल, जबकि 23.9% लोगों ने इसे कुछ हद तक सफल बताया। 17.6% लोगों ने कहा है कि कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि 5.2% लोगों ने कहा है कि सरकार के प्रयास कुछ हद तक कारगर रहे हैं। 24.8% लोगों ने महंगाई पर मोदी सरकार के काम को अप्रभावी बताया है। वहीं पर बेरोजगारी के मोर्चे पर मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या है। इसी तरह बेरोजगारी दूर करने के मुद्दे पर 26.3% लोगों ने कहा है कि सरकार के प्रयास काफी कारगर रहे हैं, जबकि 27.9% लोगों ने कहा कि सरकार की नीतियां कुछ हद तक ही कारगर रही है। वहीं पर 20% लोगों ने सीधे तौर पर कहा कि मोदी सरकार बेरोजगारी दूर करने में कोई बदलाव नहीं ला सकी है। 7% लोगों ने कहा कि ये कुछ हद तक कारगर रही है और 15% लोगों ने कहा है कि बेरोजगारी कम करने की मोदी सरकार की नीति अप्रभावी रही है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल के राजा रघुवंशी केस जिसने पूरे देश को हिला करके रख दिया है। एक पत्नी जिसका नाम सोनम, जो आलीशान जिंदगी जी रही थी, एक पति जिसकी कमाई लाखों में थी और एक कथित आशिक जिसकी सैलरी मुश्किल से 15 से 20 हज़ार रुपये होगी। लेकिन आरोप है कि फिर भी उसी कथित आशिक के लिए एक खौफनाक साजिश रची गई और इस साजिश का शिकार बना खुद सोनम का पति राजा रघुवंशी। बॉयफ्रेंड राज से घंटों बात करती थी सोनम। आपको बता दें कि इंदौर के इस मामले में
अब जो खुलासे हो रहे हैं वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और जो राज सामने आए हैं वह हैरान कर देने वाले हैं। मेघालय पुलिस का आरोप है कि सोनम ने अपने पति राजा को मारने की साजिश खुद रची है और इस साजिश में उनके साथ था उसका कथित बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा, जिससे वे घंटों बातें किया करती थी। ये सवाल जहन में जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये राज कुशवाहा है कौन, कैसे हुई सोनम और उसकी मुलाकात। और एक और सवाल ये है कि 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमाने वाले राज में ऐसा क्या था जो सोनम उसके लिए सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हो गई। दरअसल सोनम के पिता की एक प्लाईवुड का काम है, जब राज उन्हीं के पास काम करता था। जब वहीं पर सोनम की उनसे मुलाकात हुई और फिर धीरे धीरे वो नज़दीकियाँ मोहब्बत में बदल गई। राज की सैलरी क्या होगी ये भी सवाल है, तो मुश्किल से महज 15 से 20 हज़ार रुपये। सालाना इनकम 2 लाख भी नहीं, ना कोई बड़ा घर, ना कोई कारोबारी बैकग्राउंड। फिर भी सोनम ने उससे मोहब्बत की और इस मोहब्बत की कीमत चुकानी पड़ी सोनम के पति राजा रघुवंशी को अपनी जान दे करके। जब राजा रघुवंशी एक कामयाब ट्रांसपोर्ट कारोबारी थे। इंदौर में उनका खुद का मकान था और कारोबार लाखों में चलता था। शादी भी धूमधाम से हुई, लेकिन आरोप है कि शादी के सिर्फ 6 दिन बाद ही सोनम ने पति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। आरोप ये भी है कि हनीमून के बहाने वे राजा को मेघालय लेकर के गई, जहां पहले से ही उसके कथित बॉयफ्रेंड के 3 साथी मौजूद थे। आरोप है कि ये तीनों कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, जिन्हें सोनम ने ही राज के साथ मिलकर के हायर किया था। शिलांग की वादियों में जहां पर प्यार की कहानियां गूंजती हैं, वहां एक खौफनाक साजिश को अंजाम दिया गया। राजा को मार डाला गया, जब सिर पर वार किया गया और लाश फेंकी गई और फिर सोनम ने खुद को अगवा दिखाने का झूठ कर लिया। पुलिस पूछताछ में अब ये कहानियां सामने आ रही है जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है। राज कुशवाहा अब पुलिस की गिरफ्त में है और सोनम भी मिल गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वाकई में ये सब सिर्फ एक इश्क के लिए किया गया है या इस मोहब्बत के पीछे कोई और राज भी छिपा है। क्या ये सिर्फ एक लड़की की बेवफाई है या कोई और भी खेल चल रहा था पर्दे के पीछे। मामले की जांच जारी है, लेकिन ये कहानी बता रही है कि प्यार अगर हदें पार कर जाए तो वह सिर्फ दीवानगी नहीं, एक खूनी खेल बन सकता है। दोस्तों, बिहार चुनाव में अब महज चंद महीने का वक्त बचा हुआ है। राजनीतिक पार्टियां विरोधियों को मात देने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। सियासतदान और फिर सियासी पंडित वोटर्स का गुना भाग करने में लग चुके हैं। इसी गुना भाग और फिर विरोधी दलों की रणनीति से कुछ ऐसा निकल करके सामने आया है जो बीजेपी की चिंता का सबब बन चुका है। जब बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा कई तरह की रणनीति पर काम कर रही है, साथ ही साथ स्वर्ण मतदाताओं को लुभाने के लिए भी तमाम कोशिशें की जा रही है। एक हफ्ते पहले स्वर्ण आयोग के गठन का फैसला करना और पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र हत्याकांड की जांच की मांग करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है जब बीजेपी परेशान है और डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है। दरअसल सियासी पंडितों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को इस बात का भान हो रहा है कि बिहार में उसका कोर वोटर उसे छिटक रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के साथ गठबंधन और फिर जाति जनगणना को लेकर के किए गए फैसले से स्वर्णों में बीजेपी से नाराजगी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर की जनसुराज भी स्वर्ण वोटरों में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। जनसुराज ने 2024 में होने वाले 4 विधानसभा उपचुनाव बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और फिर तराड़ी में अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सफल नहीं हो पाए। जी हाँ, लेकिन स्वर्ण बहुल इलाकों में कुछ वोट जरूर हासिल किए। आपको बता दें कि बिहार में करीब 30 से 35 सीटों पर ब्राह्मण और राजपूत प्रभावशाली हैं। प्रशांत किशोर खुद ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसका वे परोक्ष रूप से फायदा उठा रहे हैं। जब उनकी स्वच्छ राजनीति और फिर बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की बातें ऊंची जाति के युवाओं को आकर्षित कर रही है। इसके अलावा बीजेपी का कोर वोटर छिटकने की एक और तस्दीक उसका लगातार गिरता ग्राफ भी है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 22 सीटें जीती थी, लेकिन 2019 में उसे केवल 17 सीटों पर ही जीत मिली। 2024 आम चुनाव में 5 और फिर सीटों का नुकसान हुआ और ये आंकड़ा 12 पर पहुंच गया। जब बक्सर जैसे स्वर्ण बहुल इलाके में मिथिलेश तिवारी की हार स्वर्ण वोटरों के बंटवारे का संकेत है, ऐसे में बिहार में स्वर्ण वोटों को लेकर के राजनीतिक दलों की चिंता और सक्रियता बढ़ गई है। वहीं पर बिहार में जब जाति आधारित सर्वेक्षण हुआ तो फिर भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने इसका विरोध किया, लेकिन बाद में एक बार फिर से सर्वेक्षण कराने वाले सीएम नीतीश कुमार से गठबंधन कर लिया गया, बल्कि केंद्र से भी जातिगत जनगणना का ऐलान किया गया, जिसके चलते स्वर्णों का मानना यह है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। दोस्तों, मेघालय की बहुचर्चित हनीमून
मिस्ट्री का खुलासा हो गया है और इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी केस का खुलासा हो गया है और बाकी उनकी पत्नी नहीं, उनकी जान ली है, ये भी अब साफ हो गया है। मेघालय पुलिस को सोनम की 5 दिन का ट्रांजिट रिमांड मिली है और पूछताछ के लिए अब मेघालय पुलिस सोनम को गुवाहाटी ले जा रही है। इसी क्रम में मेघालय पुलिस कल देर रात सोनम को पटना लाई, जब पटना में उसे फुलवाड़ी थाने में रात भर रखा गया। जब पटना के फुलवाड़ी थाना पहुंची सोनम की हालात देखने लायक थी। सोनम के फुलवाड़ी थाना पहुंचने का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। इस दौरान वे टेबल पर सिर रख करके बैठी दिखाई दी। सोनम इस दौरान किसी से कोई भी बातचीत नहीं कर रही है। जब सोनम को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जुट गई। इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की जान लेने के आरोप में गिरफ्तार सोनम रघुवंशी को पटना लाया गया। इस दौरान सोनम का वीडियो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। फुलवाड़ी थाना में वह टेबल पर सिर रख करके बैठी हुई ही दिखाई दी है, जब वह किसी से बातचीत नहीं कर रही थी। यह कल सोनम को मेघालय पुलिस पटना से फ्लाइट से गुवाहाटी ले गई। देर रात सोनम को फुलवाड़ी थाना लाया गया था, जहाँ गाजीपुर में ढाबे से गिरफ्तार सोनम को पुलिस ने वीडियो कॉल पर प्रेमी राज कुशवाहा से जैसे ही बात करवाया तो वह टूट गई। दोस्तों, केंद्र की सत्ता में नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल बीत चुके हैं। साल 2014 में केंद्र में बहुत भारी बहुमत के साथ एनडीए की सरकार की सत्ता में वापसी हुई थी और फिर नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। साल 2019 में दूसरी बार और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में तीसरी बार देश के जनता ने उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और फिर वे 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। दरअसल नरेंद्र मोदी सरकार के 11 साल बीत चुके हैं। इस दौरान सरकार ने कई विकास के कार्य किए हैं। हालांकि विपक्ष की सरकार और फिर पीएम मोदी पर हमलावर बना रहे हैं। एनडीए सरकार के 11 साल की बीत जाने पर लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है और इसे देश की बदहाली के 11वें साल बताया है। रोहिणी आचार्य ने एक्स पर लिखा है कि देश की बदहाली के 11 साल नेहरू जी, इंदिरा जी, यूपी की सरकारों की उपलब्धियों में जबरिया खोट निकालते पूर्ववर्ती सरकार की उपलब्धियों को अपना बनाते बनाते ही बीत गए मोदी सरकार के 11 साल। 11 सालों में कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसे वे सरकार बता सके बेमिसाल। अर्थव्यवस्था करती फटेहाल और फिर देश को दिया भ्रष्टाचार, झूठे प्रचार का उपहार। रोहिणी आचार्य ने आगे लिखा है कि देश की जमीन पर विदेशी अतिक्रमण, सीमा पार से धड़ल्ले से जारी घुसपैठ, अनवरत दहशतगर्द का प्रहार, कमरतोड़ बेलगाम महंगाई, बेहिसाब बेरोजगारी, डॉलर के मुकाबले दिन ब दिन कमजोर होता रुपया, देश पर विदेशी कर्जे का ऐतिहासिक बोझ, गलत विदेश नीति की से वैश्विक पटल पर अलग थलग पड़ता भारत, पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर में पिछले 2 वर्षों से कायम अराजकता, संवैधानिक संस्थानों व्यवस्थाओं पर कब्जे की कोशिश, संविधान को बदलने की कुत्सित मंशा और भी कई सारे आरोप लगाए हैं रोहिणी आचार्य ने।